माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है उस क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा गाउसेस थ्योरम। गाउसेस थ्योरम को समझने से पहले हमें कुछ इसमें यूज होने वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करनी होगी, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्लोज सरफेस। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई भी डिब्बा है। डिब्बे को ले लीजिए, एक सेकंड मैं अभी डिब्बा लेके आता हूं। हाँ जी, देखिए जैसे ये हमारे पास में एक डिब्बा है, नजर आ रहा होगा आपको, ये डिब्बा है हमारे पास में। इस डिब्बे का हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमने एक बल्ब लगा दिया और अगर उस बल्ब से निकलने वाली लाइट इस डिब्बे के बाहर नहीं निकलती है, क्या है, डिब्बे के बाहर नहीं निकलती है, इसी के अंदर रह जाती है, तो हम इस डिब्बे को बोल सकते हैं क्लोज सरफेस। क्या बोल सकते हैं? क्लोज सरफेस। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। वो क्या है? जैसे हमने एक फुटबॉल ले लिया, फुटबॉल के अंदर भी हमने एक बल्ब लगाया और बल्ब को जैसे ही हम जलाते हैं तो उस बल्ब से निकलने वाली जो लाइट है वो अगर उसके बाहर नहीं निकलती है तो हम उसको क्लोज सरफेस की उसमें डेफिनेशन में या क्लोज सरफेस के उस कैटेगरी में हम उसको शामिल कर लेते हैं। अगर इसमें कोई होल कर दिया जाए, जैसे फुटबॉल में ही कोई होल कर दिया जाए, छोटा सा होल कर दिया और फिर हमने बल्ब जलाया, तो उस केस में जो उसके अंदर बल्ब से निकलने वाली लाइट जो है वो उस सरफेस के अंदर से बाहर आ जाएगी। उस केस में हम बोलेंगे कि वो एक क्लोज सरफेस नहीं है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड हम एक टॉपिक की बात करते हैं और वो टॉपिक मैं आपको गाउस थ्योरम समझाने से पहले समझाऊंगा, क्योंकि इसमें वो यूज होगा। और उस टॉपिक को हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए क्लोज सरफेस। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस, ये चीज हमें समझनी है। अगर ये हमें अच्छे से समझ में आई तो हम इजीली ये जो कॉन्सेप्ट है आपका गाउसेस थ्योरम, इसको इजीली समझ पाएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने जो बात की अभी अभी क्लोज सरफेस के बारे में, ये जो लिखा हुआ है क्लोज सरफेस, इसके बारे में जो बात की, उसके लिए हम क्या वर्ड, उसके लिए क्या डेफिनेशन यूज में लेंगे उसको मैं बता रहा हूं यहां पे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज सरफेस की। क्लोज्ड सरफेस होता क्या है? ये क्लोज सरफेस, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, इट इज ए कंटिन्यूअस, इट इज ए कंटिन्यूअस सरफेस, कंटिन्यूअस सरफेस अराउंड ए पॉइंट, अराउंड ए पॉइंट। दैट मीन्स, देखिए हमने एक चार्ज ले लिया यहां पे, हमें पता है कि वो चार्ज जो है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हमने एक चार्ज लिया और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, उसके चारों तरफ एक सरफेस एरिया, एक सरफेस बन गया है उसके चारों तरफ, एक क्लोज, उस पॉइंट के चारों तरफ एक क्लोज सरफेस बन गया है, जिसके अंदर बनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पास नहीं होगी, मतलब उसके अंदर ही रहेगा उस चार्ज का जो इफेक्ट है वो, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे इट इज ए कंटिन्यूअस सरफेस अराउंड ए पॉइंट, अराउंड ए पॉइंट। दिस ये जो है इस टाइप का जो सरफेस बना है, ये कैसा हो सकता है? दिस शेप में बी, दिस शेप में बी कैसी हो सकती है? स्फेरिकल, स्फेरिकल जस्ट लाइक फुटबॉल, अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको। स्फेरिकल हो सकती है, क्यूबिकल, क्यूबिकल हो सकती है, जैसे ये डिब्बा दिखाया था मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा भी हो सकता है क्यूबिकल। सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल जस्ट लाइक ये मार्कर, देखिए आप, ये मार्कर हो सकता है, इस टाइप की भी शेप हो सकती है मार्कर। और मे बी इर्रेगुलर शेप, रेगुलर शेप, और किसी भी टाइप की कोई भी शेप हम
उसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। कैसी भी हो सकती है, जैसे हमारे पास में और भी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे हमें जो ऑब्जेक्ट हैं, जो बॉडी हैं वो देखने को मिलती हैं, उनके तरीके की भी उनकी शेप हो सकती है। तो ये होता है आपका क्लोज्ड सरफेस। अब ये फॉर्म कैसे होता है, कैसे फॉर्म करेंगे इसको, इसके बारे में बात बता रहा हूं मैं आपको। हाउ इट इज फॉर्म्ड, हाउ इट इज फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म करेंगे इसको। तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे, देखिए हमारे पास में ये जो शेप बन के आई है, ये अलग अलग शेप बन के आई हैं। जैसे हमने बात की यहाँ पे स्फेरिकल शेप, क्यूबिकल शेप, सिलिंड्रिकल और में भी इर्रेगुलर शेप, ठीक है। इसके जो शेप बने हैं ना, इसके आधार पे ही, इनके बेस के ऊपर ही हम इसको फॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए द क्लोज्ड सरफेस ऑफ many combination the closed surface of many combination the closed surface is formed, सॉरी थोड़ा सेंटेंस में थोड़ा चेंज करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम इसको लिखेंगे the closed surface is formed by combination of many surfaces, जैसे सपोज करते हैं, इसी क्यूबिकल शेप का हम दोबारा से एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये मान लेते हैं कि ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर देखिए आप, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक इधर से ये सरफेस है, एक इधर से ये सरफेस है, एक नीचे से, टोटल इसमें 6 सरफेस हैं। और उन 6 सरफेस को मिला के हमने एक सिंगल सरफेस बनाया है, जिसे क्यूबिकल शेप बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग जो क्लोज सरफेस का फॉर्मेशन होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मनी सरफेसेज से किया जाता है। और ये जो सरफेस हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, दीज सरफेसेज कैन बी, हम लिख सकते हैं इसको, दीज सरफेसेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स में कौन कौन से हो सकते हैं आपके, देखिए यहाँ पे 2 टाइप ले सकते हैं हम लोग इसके अंदर। पहला जो होगा वो होगा प्लेन सरफेस, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो होगा आपका कर्व्ड सरफेस। इस तरीके से 2 टाइप के सरफेसेज का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग कर दें तो हमारे पास में क्या बनता है, क्लोज सरफेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे अभी हमने ये लिया, ये हमारा एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबिकल शेप की वजह से इसके अंदर जो सरफेस यूज में आ रहे हैं वो सारे के सारे प्लेन सरफेसेज हैं। प्लेन सरफेस से मिला के ही इसको बनाया गया है, ठीक है। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें, इसमें टोटल नंबर 6 सरफेस यूज हुए हैं। और अगर दूसरा अगर हम एग्जांपल लें फुटबॉल का, तो उसके अंदर जो सरफेस है वो सिंगल सरफेस है पूरा का पूरा, और उस सिंगल सरफेस को हम कर्व्ड सरफेस में ले सकते हैं। अगर हम सिलिंड्रिकल एग्जांपल लें, मान लीजिए कि ये मार्कर है मेरे पास, इसका एग्जांपल लेते हैं तो इसकी शेप जो है वो सिलिंड्रिकल है। इसमें देखिए एक ये प्लेन सरफेस है, एक ये प्लेन सरफेस है, और ये जो है इसकी जो पाइप है ये वाला सरफेस इसका कर्व्ड सरफेस है। तो हम लोगों ने जो फॉर्मेशन किया किसका, क्लोज सरफेस का, द क्लोज सरफेस इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मनी सरफेसेज। दैट मीन्स ये जो टाइप्स हैं सरफेसेज के, ये 2 टाइप होते हैं, प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस। प्लेन सरफेस में क्यूबिकल ले सकते हैं, कर्व्ड सरफेस में हम लोग क्या ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं। हम लोग सिलिंड्रिकल शेप वाली या स्फेरिकल शेप वाली जो हमारे ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उनको ले सकते हैं। तो हमें मोस्टली हमें क्या समझ में आया कि क्लोज सरफेस होता क्या है, ये चीज हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अब इस क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स की अगर हम बात करें तो देखते हैं हम लोग कैसे लिंक करेगा इस क्लोज सरफेस से।
जो हमारा फ्लक्स है वो कैसे लिंक करेगा, इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। हाँ जी, अब देखिए, अगर हम किसी भी क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स की बात करेंगे हम लोग। उस सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स है वो कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। अब देखो, सीधा सा एक लॉजिक हमें लगाना है। लॉजिक ये लगाना है कि जिस तरीके से बहुत सारे सरफेसेज के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल क्लोज सरफेस बनता है, उसी तरीके से उस सिंगल क्लोज सरफेस से हम उसके जो अलग अलग जो सरफेस हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। और हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया भी था कि आपको मैंने ये भी कहा था कि आपको ऐसे लगेगा कि भाई सर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले जो टॉपिक है उसको बहुत ज्यादा लेंदी बना रहे हैं। तो तब उस केस में मैंने आपको बोला था कि ये लेंदी मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमें जो आगे गॉसेस के जो थ्योरम है और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में जो स्टडी करनी है उसमें हमें ज्यादा दिक्कत ना हो, इस वजह से मैंने आपको वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट उस टाइम समझाए थे। तो उस कॉन्सेप्ट को जब मैंने समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि अलग अलग सरफेस के ऊपर जो थीटा की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और उस थीटा की वैल्यू के बेस पे ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो अगर हम लोग इसी क्यूबॉइड को ले लें, मान लीजिए यही क्यूबॉइड है, ये हमारे पास में एक क्लोज सरफेस है और इसी क्लोज सरफेस को हम ले लें तो यहाँ से फील्ड लाइन जो है उसके लिए हम निकाल रहे हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है और उसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और अब हमें इससे लिंक्ड जो फ्लक्स है वो निकालना है। तो उस केस में अगर हम इसके अंदर देखें तो ये जो सरफेस है इसके साथ बनने वाला एंगल थीटा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस सरफेस के साथ बनने वाला, इस सरफेस के साथ बनने वाला, इस सरफेस के और इस सरफेस, मतलब टोटल नंबर और 6 सरफेस के साथ में बनने वाला थीटा जो है वो डिफरेंट होगा। और उस थीटा की वैल्यू के लिए हम डिफरेंट अलग अलग फॉर्मेट में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। अलग अलग थीटा के लिए, इस सरफेस के लिए निकाल लेंगे, इसके लिए निकाल लेंगे, इसके लिए निकाल लेंगे और सबका इंटीग्रेशन कर देंगे और उस इंटीग्रेशन को एक साथ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में जो टोटल वैल्यू आएगी उसे हम बोल देंगे टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस, ठीक है। ये फॉर्मेट हम यहाँ पे यूज में लेने वाले हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग, जैसे हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, कैसे फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा है, हमारे पास में फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब सपोज करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये किसी सिंगल सरफेस के लिए आया, किसी सिंगल सरफेस के लिए, मान लीजिए इस सरफेस के लिए आया, ठीक। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें कंप्लीट सरफेस के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, कंप्लीट सरफेस के लिए। तो उसका जो नोटेशन है वो हमने एक डिफरेंट टाइप से सोचा और उसका जो नोटेशन है वो हमने ये बना दिया, फाई ई इज इक्वल्स टू, फाई ई मतलब टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस। हम लिख सकते हैं इसको टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस, ऐसे इसको डिनोट करेंगे। तो आपके सामने क्या बनेगा, देखिए हमने इसको दिखाया फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब टोटल सरफेस के लिए निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ पे इसका एक ही नोटेशन बना दिया इस तरीके से, ठीक है। कंप्लीट सरफेस आ गया इसमें। जैसे ये सिंगल सरफेस के लिए था तो ऐसे ही सिंगल सरफेस इसमें कितने हैं, 6 हैं। तो उन सिंगल सरफेसेज को हमने एक जगह डिनोट कर दिया और लिख दिया यहाँ पे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। इस तरीके से हमने इसको दिखा दिया है। अब देखिए, अब अगर हम इसको और आगे सोल्व करें तो इसी चीज को हम लोग और एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फाई ई इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये कंप्लीट वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, इस क्यूबॉइड के 6 सरफेसेज के जो फ्लक्स लिंक है उसके इंटीग्रल सम के इक्विवेलेंट होगी। तो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखिए, पहला इसको लिखा हमने ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा प्लस एंड सो ऑन प्लस, इस तरीके से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया
कि 6 सरफेस से मिलके एक क्यूबॉइड बना है, तो इस क्यूबॉइड को हम अलग अलग करेंगे तो 6 सरफेस अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसी चीज को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट सरफेस के लिए S1, S2, S3 एंड सो ऑन 6 तक लिख देंगे। पहले सरफेस का एंगल θ1, θ2, θ3 एंड सो ऑन θ6 तक हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपका बन के रेडी हो गया है। अब हम एक देखिए फिर से एग्जांपल को लेके मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, सपोज करते हैं ये आपका सरफेस नंबर 1 है, तो इस सरफेस के ऊपर थीटा की जो वैल्यू है किसी भी पॉइंट के ऊपर, ds यहां ले लिया, छोटा सा ds, 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 हर जगह जो सेगमेंट लिया है हमने एरिया का, वो हर जगह सिमिलर होगा और उसके लिए थीटा की वैल्यू भी सेम होगी। तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये कैलकुलेशन हो गई। फिर सेकंड सरफेस हमने मान लीजिए ये ले लिया ऊपर वाला, तो इसके लिए भी यहाँ पे अलग अलग जो छोटे छोटे सेगमेंट एरिया लिए हैं हमने, उनके लिए हमने जो एंगल लिया है θ2 वो भी सिमिलर होगा हर सरफेस पे, तो उसके लिए हमने ये कैलकुलेशन कर दी। फिर ये सरफेस ले लिया हमने, इस साइड वाला सरफेस, इसके लिए भी वही सिमिलर प्रोसेस लगेगा और θ3 यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी। ये होता है इसका सिंपली सिस्टम जिससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको गाउस थ्योरम पढ़ाने से पहले बताए हैं, क्योंकि इनको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे गाउस थ्योरम की। ठीक है, अब देखते हैं गाउस थ्योरम में हमें क्या करना है। गाउस थ्योरम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास, देखिए जैसे हमारे पास ये कोई क्यू चार्ज है, ये कोई क्यू चार्ज है हमारे पास। इस चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए ऐसे हैं आपके पास, इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ऐसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये किसी क्लोज सरफेस में है, ये कोई सरफेस है हमारा, इस तरीके से मान लिया हमने, ये कोई क्लोज सरफेस है ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो लिंक्ड विद द सरफेस के साथ में लिंक्ड है, ऐसे इस तरीके से लिंक्ड है। ठीक है, इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया जिससे हम गाउस थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे। अब इस कंप्लीट सरफेस के लिए अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम फाइंड आउट करें इस कंप्लीट सरफेस के लिए, तो वो जो फ्लक्स होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू, उसके लिए आपने फॉर्मूला बनाया है वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, ये अभी अभी मैंने आपको समझा दिया था। अब देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट है हमारे पास में, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक डीएस सेगमेंट ले लिया, ये कोई डीएस सेगमेंट ले लिया हमने, ये लीजिए, ये कोई छोटा सा सेगमेंट ले लिया हमने। इस सेगमेंट का एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा, ये ए कैप दिखा दिया हमने। ठीक है, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल थीटा हो गया, ये ई है और ये आपका सेगमेंट डीएस है, डीएस वेक्टर। ठीक, इस तरीके से तो हम इस सेगमेंट के लिए अगर हम निकालें, क्या निकालें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। इस सेगमेंट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे आप, तो वो वैल्यू आएगी आपके पास में इसी फॉर्मेट से। अगर हम लिखें फाई ई इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा से, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसी तरीके के सेगमेंट जो हैं, एक पॉइंट के लिए ये हो गया, फिर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इस जगह होगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से इसके चारों तरफ होंगे। उसका होल इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो हमारे पास में, और फिर उनको एक साथ हम ऐड भी कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास में एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ये चार्ज जो है, ध्यान से देखिए, चार्ज क्या है? Q। चार्ज Q जो है वो इनसाइड द सरफेस, हमें ये बात हमें पक्की याद रखनी है कि चार्ज जो है वो इनसाइड द सरफेस। गाउस थ्योरम पढ़ रहे हैं, चार्ज कैसा होना चाहिए? इनसाइड द सरफेस होना चाहिए। Q इज द चार्ज विच इज इनसाइड द सरफेस। इसमें Q क्या है? चार्ज है, और उसको हम लिख सकते हैं, कहाँ है वो? इनसाइड द सरफेस है। Q इज द चार्ज, और वो कहाँ है? इनसाइड द
सरफेस। ये एक कंडीशन ही मान लीजिए यहां पे ऐसा होगा, ठीक। और उससे हमने ये चीज समझी है यहां पे, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, देखिए जो टोटल फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस से लिंक्ड, जो टोटल फ्लक्स होगा वो कैसे होगा, वो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। उसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन बना के बताता हूं। द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। कैसे बताएंगे, इस सरफेस से लिंक्ड जो टोटल फ्लक्स है, जैसे ये छोटा सा सेगमेंट लिया ऐसे 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 इस पॉइंट पे इस तरीके से, तो उसका टोटल करेंगे तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, उसको डिफाइन करेंगे हम लोग फाई ई इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू दैट मीन्स चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये लीजिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है 1/ε0, यहाँ पे कांस्टेंट यूज हुआ है। तो फाई ई डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, इसकी क्यू के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है। क्यू क्या है, चार्ज। क्यू क्या है, चार्ज इज द क्यू इज द चार्ज इनसाइड द सरफेस, ये वाला चार्ज है। तो इसकी मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फ्लक्स की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ने से फील्ड लाइंस का जो क्राउडिंग है, क्राउडिंग बताया मैंने, सारी चीजें बताई मैंने आपको, क्राउडिंग इंक्रीज हो जाएगी। क्राउडिंग इंक्रीज होने का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और अगर इसको और आगे लिखें, देखो मैं बताता हूं आपको, इसको और अगर हम थोड़ा और क्लैरिफाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो कैसे बनाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल्स टू 1/ε0 क्यू। ये बना एक इक्वेशन। बट आपको पता है फाई ई इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस होता है, ठीक है। अब इन तीनों को कैसे लिख सकते हैं आप, देयरफॉर फाई ई इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं होल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास। एक ये फॉर्मेट हो गया, एक ये फॉर्मेट हो गया। अब देखो और भी अगर सिंप्लीफाई करें आप इसको, तो आपको पता है, आपने पढ़ा है, सिंस वी नो दैट हमारे पास में होता है k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब यहां से 1/ε0 की वैल्यू निकालें तो ये 4 पाई इधर चला गया, तो आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज इंप्लाइज दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 4 पाई k। अब ये 4 पाई k की वैल्यू जो है 1/ε0 की जगह पुट कर दें तो हमारे पास में एक और फॉर्मेट निकल के आ जाएगा। और वो फॉर्मेट क्या होगा, फाई ई इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई के क्यू। 4 पाई के क्यू मतलब 1/ε0 की जगह क्या लिख दिया, 4 पाई के और क्यू एज इट इज। तो ये भी एक फॉर्मेट हमारा बन सकता है, किसके लिए, गॉसेस थ्योरम के लिए। अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसको स्टेट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, according to Gauss's theorem, the electric flux linked with a closed surface linked with a closed surface is 1/ε0 times the charge enclosed
एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, बाय द सरफेस। इस तरीके से हम इसको स्टेट कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली दिखा सकते हैं। ये हमारा गाउस थ्योरम बन गया है। ठीक है, अब इस गाउस थ्योरम की कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं। डिपेंडेंसीज मान लीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज मान लीजिए, तो उस प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। उनके लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा बोर्ड को। तो इसकी जो टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास में 5 हैं और उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। वो बहुत यूजफुल है, हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स में काफी यूज होगा उनका। ठीक है, अभी देखिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे गाउसेस लॉ से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो हमें जाननी जरूरी हैं। उनमें से फर्स्ट पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नंबर 1 पॉइंट की बात करें हम लोग, तो जो गाउस जो थ्योरम होती है वो सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही ट्रू होती है। मतलब क्लोज सरफेस अगर है तो ही हम गाउस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ओपन सरफेस के लिए ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, द गाउसेस थ्योरम, the Gauss's theorem is true for closed surface, is true for closed surface only। ठीक है, सिर्फ इसके लिए ही ट्रू है ये। ठीक है, अब अगर हम सेकंड केस की बात करें, एक और दूसरा पॉइंट अगर हम बनाएं, तो उसको बनाने के लिए मैं एक बात बताता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई क्लोज सरफेस है, ये कोई चार्ज है Q, और इस चार्ज की वजह से ये आपकी फील्ड लाइंस हैं जो लिंक्ड हैं सरफेस के साथ में, ऐसे लिंक्ड हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आ गया Q, यहाँ पे भी एक चार्ज है Q और यहाँ पे भी एक चार्ज है Q। तो इस केस में क्या होगा ये सोचना है हमें। इस केस में कुछ नहीं होगा, जितने भी चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर हैं उन सबको हमें कंसीडर करना है और उनका सम कर देना है। दैट मीन्स एडिटिविटी दिखानी है यहाँ पे। अगर माइनस में हो, यहाँ पे ये लीजिए एक माइनस में है और बाकी सब ऐसे हैं, तो ये देखिए प्लस के 3 चार्ज हो गए, प्लस प्लस 1 2 3, और ये माइनस का तो कितना आया 2Q आया। तो जो हमारा सरफेस होगा उसको हम 2Q से कंसीडर कर लेंगे, ये 2Q है इस तरीके से, और ये फील्ड लाइन दिखाई दे गई आपको, ये आपकी फील्ड लाइंस है ऐसे। ठीक है, मतलब क्या निकला इस चीज का कि सरफेस के अंदर जो भी चार्ज हैं उन सबको हमें कंसीडर करना है। वो सारे के सारे ही किसके अंदर यूज होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए यूज होंगे, और उनसे बनने वाला फ्लक्स हमें यूज में लेना है। क्लोज सरफेस के इनसाइड में जो चार्ज है उनको कंसीडर करना है हमें। तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, देखिए बताता हूं मैं आपको। एट द चार्जेस inside considered in the closed surface। हाँ, at the charges inside considered in the closed surface, ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देखते हैं एक और पॉइंट है हमारे पास, थर्ड वन। अब थर्ड वन पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे ये कोई सरफेस है हमारे पास, ये कोई 2Q चार्ज है, 2Q। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहां पर प्लस 4Q चार्ज है आउटसाइड द सरफेस, यहां पर माइनस 3Q चार्ज है आउटसाइड द सरफेस। ऐसे समझना है हमें। तो इसकी जो फील्ड लाइन है उनको अगर मैं डिनोट करूं तो वो ऐसे होंगी, देखिए इस तरीके से होंगी, इस चार्ज से ऐसे दिखा सकते हैं हम उनको, ये वाली। इसकी जो फील्ड लाइन है उनको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ऐसे। ठीक है, तो क्या इस अंदर वाले चार्ज की वजह से बनने वाली जो फील्ड है और जो बनने वाला जो फ्लक्स है वो अफेक्टेड होगा इन बाहर वाले चार्जों से, ये देखना है हमें।
तो वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। जैसे हम इनमें से कोई भी एक फील्ड लाइन लेते हैं, जैसे ये वाली ले ली, ये ऐसे आई और ये बाहर निकल गई, ये इन है और ये आउट है, ठीक, मतलब एंटर भी हुई और लीव्स भी हो गई, एंटर भी हुई है और लीव्स भी हो गई है। या फिर हम अदर किसी को ले, जैसे इसको ले लिया, ये लीजिए इस तरीके से ले लिया, ये यहां से एंटर हो रही है, ये केस एंटर को बता रहा है, और ये वाला केस जो है ये लीव्स को, ये लीव्स हो गई, यहां से बाहर निकल गई, इन और आउट। इसको ले नेगेटिव वाली को, तो ये जो नेगेटिव वाली है इसको बैक में लेके जाएं तो ऐसे होगा, ये देखिए यहां से एंटर हो रही है और यहां से लीव्स हो रही है। कुछ समझ में आया आपको? तो इस केस में नेट लाइन जो होंगी, नेट लाइन से फ्रॉम दी आउटसाइड द चार्जेस, जो नेट लाइंस होंगी वो कितनी आ रही हैं? 0 आ रही हैं। मतलब ये फ्लक्स जरूर बनाएंगे, लेकिन जो फ्लक्स इनके थ्रू बन रहा है इस क्लोज सरफेस में, वो इनकमिंग और आउटगोइंग सेम हो गया है। उस केस में यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो 0 आ जाएगी। ये चीज हमें समझनी। अब अगर इसी 2q चार्ज को देखें हम लोग, यहाँ पे देखिए ये जो 2q चार्ज है, प्लस का 2q मान लीजिए या 2q मान लीजिए, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन, इसमें देखिए सारी की सारी फील्ड लाइन जो है वो गोइंग आउट है। कैसी हैं? गोइंग आउट। गोइंग आउट है मतलब यहां से बाहर निकल रही हैं इस तरीके से। लेकिन ऐसा केस क्रिएट नहीं हो रहा है कि आई और बाहर चली गई, ये इनिशियल पॉइंट है और यहां से बाहर निकल रही हैं, तो इसका अपना एक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस को हम कैसे समझेंगे, देखिए बताता हूं। तो ऐसे सरफेस के अंदर ये लीजिए, ये 2q बनाया मैंने, तो ये जो सरफेस है आपका, इसमें बाहर जो ये चार्ज रखे हुए थे, ये दोनों चार्ज, इनकी वजह से, और अंदर जो चार्ज रखा हुआ है इनकी वजह से, जो नेट जो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा वो क्या होगा, ये सोचना है हमें। वो जो फ्लक्स है वो आउटसाइडर चार्ज की वजह से क्रिएट नहीं होगा, वो ओनली ऑन इनसाइड द सरफेस जो चार्ज होगा उसी से क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये बात समझाने के लिए मैंने आपको ये एक एग्जांपल बताया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस थर्ड स्टेटमेंट को राइट करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? चार्जेज आउटसाइड मेक, चार्जेज आउटसाइड मैक द फ्लक्स, फ्लक्स तो बनाते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैक द फ्लक्स, बट नेट फ्लक्स ऑफ द क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स जो होगा क्लोज सरफेस का वो किसकी वजह से होगा? ड्यू टू इनसाइड द चार्ज। बट नेट फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू चार्ज इनसाइड, इसकी वजह से होगा, बाहर वालों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट बताता हूं मैं आपको। फोर्थ में क्या है, देखिए जो सिमेट्रिकल शेप है, क्लोज सरफेस की जो सिमेट्रिकल शेप है, उन्हीं से हम लोग ई को कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे, इसमें हम लिखेंगे यूज द गाउसेस थ्योरम विद सिमेट्रिकल सरफेस लिख देते हैं इसको, शेप की जगह सरफेस, टू कैलकुलेट ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई एट ए पॉइंट, ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। अब अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें हम लोग, ठीक है, किसकी बात करें? फिफ्थ पॉइंट की। तो गाउसेस थ्योरम जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर भी डिपेंड करती है। देखिए GAUSS, गाउसेस थ्योरम डिपेंड्स ऑन इनवर्स
स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये चीज होती है। तो देखिए आज की जो क्लास है उसमें मैंने आपको क्लोज सरफेस के बारे में बताया, क्लोज सरफेस का फॉर्मेशन कैसे होगा उसके बारे में बताया, क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैंने आपको बताया, और फिर मैंने आपको बताया कि गाउस लॉ क्या होता है, और गाउस लॉ के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे 5 टाइप्स के जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग हमने बनाई हैं कि वो कहाँ लागू होता है, कैसे लागू होता है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें भी हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो गाउस लॉ से रिलेटेड जो अपना फिनोमेना था वो इतना ही था। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग प्रूफ ऑफ गाउस लॉ के बारे में बात करेंगे और एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।